आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नरेंद्र मोदी ईरान जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पे से तो पर्दा उठ गया है और अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। कि पूछा जा रहा है कि सेशल्स जैसे एक छोटे से कंट्री में नरेंद्र मोदी जा सकते हैं और सदी का सबसे बड़ा, ये एक तरह का इवेंट का लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन एक ऐसी घटना जिसमें सुप्रीम लीडर शहीद हुए और उसके बाद उनकी आखिरी रसूमात हो रही हैं। ये जनाजा जो है वो आखिरी दीदार के लिए उनके रखा जाएगा और ऐसे में दुनिया भर से लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। दुनिया भर से कंट्री के जो हेड्स हैं उनको इनवाइट किया गया है और ऐसे में बड़ा दिल दिखाते हुए मैं कहूंगी कि ईरान ने पिज़ेशकियान जो हैं प्रेसिडेंट ईरान के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया था। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार के और विदेश राज्य मंत्री को भेजा। लेकिन अब आप ये देखिए कि ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ गए हैं। जिस तरह से पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ उनका चारों तरफ और ये कहा गया कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं, जब पूरा का पूरा पावर का जो सेंटर है वो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ शिफ्ट हो गया है। ये एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो गया है इस जंग के बाद। तो आखिर इन तमाम बातों को नरेंद्र मोदी और भारत क्यों नहीं समझ रहा है? लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्या हमारी पूरी की पूरी विदेश नीति जो है वो इजराइल और अमेरिका के कहने पर चल रही है। यानी कि हम पिट्ठू बन गए हैं अमेरिका और इजराइल के, उनके कहने पर उठते और बैठते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो हमारी विदेश नीति चलती है। अभी जो आप ट्वीट देख रहे हैं ये कल रात का नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। इसको आप समझिए, इसमें जो डायरेक्ट मैसेज दिया गया यहाँ पर नहीं, बल्कि जो इसमें नहीं कहा गया है उसको समझने की आप कोशिश करिए। नरेंद्र मोदी यहाँ पर लिखते हैं, spoke with the president of Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, on the recent development in West Asia, welcomed the progress made in negotiation and expressed hope and continued effort will lead to lasting peace in the region, reiterated the importance of freedom of navigation in the Hormuz Strait for India and the world। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिज़ेशकियान जो है उनसे उनकी बात हुई है और उन्होंने ये जो पीस नेगोशिएशन शुरू हुई है इसको उन्होंने मुबारकबाद एक तरह से दिया और ये होप कर रहे हैं कि ये जो पीस है वो अब लंबे वक्त के लिए लास्ट करेगा या हमेशा के लिए लास्ट करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसमें जो आवाजाही है जहाजों की वो सुनिश्चित हो, भारत के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। ये वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहा है। अब आप सोचिए कि ईरान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब वेनेजुएला से या अमेरिका से तेल लेने की बात होती है तो आप सोचिए कि वहां से भारत तेल लाने में कितना वक्त लगेगा, कितना महंगा वो तेल पड़ेगा। वेनेजुएला से जो तेल भारत आएगा वो काफी हैवी तेल होता है, उसको रिफाइन करने में भी काफी वक्त लगता है, काफी पैसा उसमें वेस्ट होता है। लेकिन वही जब ईरान से तेल आता है तो ईरान पहले भी आपको पता है कि रुपये में तेल देता रहा भारत को और अमेरिका के कहने पर तेल लेना बंद किया गया था ईरान से और रशिया से भी। अब जबकि ईरान का बाजार जो है वो खुल गया है, उसके ऊपर से सैंक्शंस जो हैं वो हटा लिए गए हैं जो एमओयू साइन हुआ है उसके तहत। तो क्या भारत अब इन बातों को समझ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी ईरान की उस अहमियत को समझ रहे हैं? और तभी इस तरह का मैसेज जो है उन्होंने कल अचानक से दिया है, क्योंकि आप समझिए इसको कि एमओयू तो बहुत दिन पहले साइन हो गया है। ये पीस डील जो है, पीस ट्रीटी जो है वो तो बहुत पहले साइन हो गई है और अब तो जो 60 दिन की बातचीत है उसका आगाज हो गया। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो भी कैसे खटाई में पड़ रही है। उसका आगाज हो गया है और जब पिज़ेशकियान की तरफ से नरेंद्र मोदी को बुलाया गया और उन्होंने अपने दो ऐसे ही बहुत ही नीचे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और विदेश राज्य मंत्री, उनको एक तरह से भेजा उन्होंने। तो ये सवाल तो उठ खड़ा हो रहा है कि कोई वो आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं, शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई, वो सुप्रीम लीडर थे। वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके लिए उनकी क्या अहमियत थी और ऐसे इतने बड़े
एक ऐसा वक्त जब उनको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब आपने देखा कि वो किस तरह से इजराइल को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, कैसे वो जंग से पहले इजराइल गए थे और उसके बाद जो तमाम जीसीसी कंट्रीज हैं वहां तो बार बार वो फोन कर रहे थे और कंडेम कर रहे थे वहां हुए जो हमले हैं उनको, लेकिन ईरान के ऊपर हमले को लेकर उन्होंने कभी कंडेम नहीं किया। और अब ये जो ट्वीट है ये बताता है कि ईरान की ताकत को क्या अब भारत समझ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की उन्होंने बात की है, इसको आप समझिए कि भारत जो है वो किस तरह से ईरान से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए जो तेल और जो गैस आते हैं उस पर किस तरह से डिपेंडेंट है। भले ही ये वेस्ट एशिया की जंग ऐसे सामने आपको ये नजर आ रही हो कि थम गई है, लेकिन आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस अभी भी अभी भी है, लगातार बरकरार है, क्योंकि आवाजाही जो है वो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पूरी तरीके से स्मूथ नहीं हुई है, क्योंकि ईरान ये सीधे तौर पर ये बता रहा है कि वही हॉर्मूज का राजा है और कोई भी उसको लेकर जो टर्म्स हैं वो डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट ऐसे ही नहीं किया गया है, पिज़ेशकियान को ऐसे ही टैग कर कर नहीं कुछ भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो ये बताते हैं। अब मैं आती हूँ अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, आपको पता है कि 60 दिन की जो बातचीत है वो शुरू हो गई है, लेकिन बीच में वो फंस भी गई थी। बीच में हमने देखा कि कैसे डेलीगेशन अमेरिका से पहुंच गया था दोहा, लेकिन ईरान की तरफ से डेलीगेशन नहीं गया था, क्योंकि लेबनान पर जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है और जो पोजीशनिंग अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है, ये हमेशा से कहना कि देखिए ईरान बेचैन बेकरार है बातचीत के लिए, ईरान हार गया है, उनका सब कुछ खत्म हो गया है, ये आपने एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुना होगा। लेकिन अब वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि ईरान हैज रिक्वेस्टेड अ मीटिंग, इट विल टेक प्लेस टुमारो इन दोहा, यानी कि आज दोहा में ये मीटिंग होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान का डेलीगेशन वहां पर जाएगा और अमेरिका का डेलीगेशन वहां पर है, लेकिन ये ईरान ने कंप्लीटली ये क्लियर कर दिया है कि डायरेक्ट कोई भी बातचीत अमेरिका से नहीं होने जा रही है। ये जो बातचीत होगी वाया दोहा होगी, यानी कि दोहा में जब मौजूद रहेंगे, दोहा में जो वहां के जो नुमाइंदे होंगे उनके थ्रू अमेरिका से बात होगी, यानी कि टेबल पर आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं होगी, जैसे आपने देखी होगी स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में आपने देखी, वैसे बातचीत नहीं होने जा रही है। ईरान ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल साफ कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि कतर और पाकिस्तान दो ही कंट्रीज हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस मीडिएशन में। और पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि मीडिएशन में बाकायदा तौर पर सिग्नेटरी है, यानी कि उसने सिग्नेचर किए उस एमओयू पर एक मीडिएटर के तौर पर, और वो इसमें मीडिएशन की भूमिका निभा रहा है। और अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से बौखलाए हुए हैं, दीवाने हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ ये नहीं आ रहा है कि जो उनको अब तक की, यानी कि अमेरिका के इतिहास की अगर आप देखें, सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है, और जिसको लेकर पूरे अमेरिका में क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि जो एमओयू साइन हुआ है वो एमओयू ये दिखाता है कि अमेरिका ने कंप्लीट सरेंडर किया है ईरान के सामने। और खासतौर पर वो एक अहम शर्त जिसके बारे में बहुत कम बात की गई है, वो ये कि जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो जीसीसी कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस हैं, वो अमेरिका अपने बेसिस को हटाएगा और उसके एक वक्त जो है वो तय किया जाएगा, लेकिन उस पर अमेरिका ने साइन किए हैं। तो आप सोचिए, जो एक तरह की एक मोनोपोली थी, एक दादागिरी थी अमेरिका की, एक हेजुमनी थी अमेरिका की इस जीसीसी इस पूरे खित्ते में, उसको खत्म करने जा रहा है ईरान, क्योंकि एमओयू जो साइन हुआ है उसमें ये एक महत्वपूर्ण शर्त है। अब कैसे इसको बर्दाश्त करेगा अमेरिका कि वो उसकी असेट को डिफ्रीज करेगा, हॉर्मूज पर पूरी तरह से कब्जा ईरान का होगा, और इसके अलावा जो शर्तों की एक लंबी फहरिस्त है वो साफ तौर पर बताती है कि अमेरिका ने कंप्लीट सरेंडर ईरान के सामने कर दिया है, और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त जो है वो नहीं हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि दोहा में जो मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आज ये मीटिंग जो है वो पूरी तरीके से प्लान की गई है जो होनी है। इस सब के बीच जो बेहद महत्वपूर्ण खबर है वो ये है
कि आप देखिए कि मैं आपको लगातार ये बता रही हूँ कि एमओयू साइन हो गया है, सामने ये दिख रहा है कि एक पीस डील हो गई है, लेकिन इस सब के बीच आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब बिना इजाजत जहाज निकलने की कोशिश कर रहा था तो ईरान ने उस पर हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने जवाबी हमला किया। ईरान ने जो जीसीसी कंट्रीज हैं, अमेरिका में जो बेसिस हैं, जो अभी भी कायम है, जिनको हटना है, उस पर हमला किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की और वो अपनी पोजीशन को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ लेबनान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं लगातार, ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का नॉन न्यूक्लियर सबसे बड़ा बॉम्ब जो है वो साउथ लेबनान पर गिराया गया है। और आप सोचिए कि कितनी भारी तबाही वहां पर हुई होगी। तो इजराइल किसी भी तरीके से अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा है, इसलिए ये पीस डील पूरी तरीके से सामने दिख भी रही है, हो भी रही है, लेकिन ये खटाई में भी पड़ सकती है। और जब आयतुल्लाह अली खामनाई की जो आखिरी रसूमात होंगी शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की, तो उसमें आप ये देखिए कि अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी, सबसे तगड़ी जो सिक्योरिटी है वो ईरान वहां पर करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मुसाद एक्टिव वहां पर हो गया है। और ये खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, जो ये बताती है कि कैसे कभी भी ये दूसरी आप दिखाइएगा जो दो आईआरजीसी के जो मेंबर हैं, वो जिस तरह से उनको मार गिराया गया है, ये आप देखिए खबर। दो आईआरजीसी के जो मेंबर हैं वो शॉट डेड एट होम इन ईरान। तो और जो ईरानी मीडिया है वो इसको टेररिज्म बोल रही है। और ये आईआरजीसी के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे जिनको उनके कार के अंदर, उनके घर के अंदर कहा जा रहा है कि मार गिराया गया है। आप सोचिए कि दो और आईआरजीसी के, जब एक तरफ ये दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ मोसाद जो है वो कितने अंदर तक वहां पर पेनिट्रेट किए हुए हैं कि अभी भी वहां एजेंट्स जो हैं वो वहां पर मोसाद के हैं। तो आप सोचिए कि कितने महाज पर ईरान लड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, हरा दिया, इजराइल की को उसने हरा दिया, और दूसरी तरफ अभी भी जो मोसाद की जो एजेंट्स हैं जो पेनिट्रेट किए हुए हैं, वो आप देखिए कि कैसे अपना कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो ईरान में अभी भी कर रहे हैं। दो की खबर है, इससे पहले ही बताया जा रहा है एक और ऑफिसर्स है, उनको उनकी भी इसी तरीके से उनकी भी हत्या कर दी गई है। तो ये ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है। और ऐसे में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की जो आखिरी रसूमात है वो भी होनी है, जो एक लंबा एक हफ्ते का तकरीबन कार्यक्रम है, और वो इराक में फिर जाना है। मशहद, कुम, तेहरान, इन तमाम शहरों में उनका उनका जनाजा जो है वो जाना है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक तरह से ये एक चैलेंज है ईरान के लिए। और खबरें ये भी हैं कि इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि ऐसे वक्त में वो अपनी किन्हीं नापाक हरकतों को अंजाम दे, या तो कोई वो हमला कर दे या फिर किसी इस तरह के जो ऑफिशियल्स हैं उनको वो टारगेट करे, इस पूरे भीड़ का फायदा उठाते हुए, क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होने जा रहे हैं, खासतौर पे तेहरान में। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा चैलेंज ईरान के लिए है कि एक तरफ वो एक महाज पर लड़ा है, अभी भी जंग पूरी खत्म नहीं हुई है। इंटरनली जो ये किस तरह से आईआरजीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको किस तरह से मारा जा रहा है अभी भी, क्योंकि आईआरजीसी ही सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बना हुआ है। और दूसरा आप ये देखिए कि वहां पर किस तरह से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। तो ये अलग अलग फ्रंट पर जो लड़ाई हो रही है ये साफ तौर पर दिखाती है कि अभी भी ईरान के लिए मुश्किलें जो है वो खत्म नहीं हुई हैं, और मुसाद जो है वो अभी भी किस तरह से पेनिट्रेट किया हुआ है। हालांकि लगातार जो इस तरह के लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है, लेकिन वो इस तरह से वहां पर मौजूद हैं, बिल्कुल जैसे खिचड़ी में जैसे आप दाल की तरह आप समझ लें कि बिल्कुल उसी तरीके से वो वहां पर घुसे हुए हैं, और पता नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन मोसाद का एजेंट है। इस सब के बीच मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रही थी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो लगातार डिफेंस और सब पर बात करें। उनका ये कहना है कि अभी अमेरिका और इजराइल, खासतौर पर अमेरिका, टाइम बोरो कर रहा है, क्योंकि अभी ये देखिए कि 50 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है। अगर पूरे हम इस खत्ते में देखते हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, और ऐसे में जो अमेरिकी सैनिक हैं जो अभी भी वहां पर मौजूद हैं, जो अभी भी 60% जो है मौजूद हैं अभी भी इन तमाम जीसीसी कंट्रीज में, वो लड़ नहीं सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बेहतर
जो वेदर है उसका इंतजार किया जा रहा है। मे बी इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में कुछ ऐसी हरकत जो है अमेरिका फिर से कर सकता है, क्योंकि ज़ायनिस्ट लॉबी इतनी स्ट्रांग है वहां पर कि अमेरिका में उठना बैठना, सरकार चलाना, तमाम बड़े डिसीजन जो है वो ज़ायनिस्ट लॉबी के प्रभाव में लिए जाते हैं, तमाम बड़े डिसीजन जो हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये अभी के लिए एक हॉल्ट है, और ईरान भी इसको बहुत अच्छे से समझ रहा है। ईरान भी लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए गालिबाफ जो है उन्होंने अभी रिसेंटली एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरीके से हर चीज के लिए कंप्लीटली तैयार हैं। वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज उनके पास एक तुर्क का इक्का है, वो जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम बात करें उसकी रेड सी की, वो कभी भी बंद कर सकते हैं। तो एक डर तो ये है, ये तमाम चाहे नाटो कंट्रीज हो, अमेरिका हो, इन सबको ये डर है कि अगर ये बंद हुआ तो कैसे चरमरा जाएगी इकोनॉमी, जो अभी भी पूरी तरीके से आप ये देखें कि चरमराई हुई है, धीरे धीरे करके वो लौट रही है पटरी पर। अगर ये हालात इसी तरीके से रहते हैं तो, और अगर अक्टूबर नवंबर में फिर से अमेरिका इस तरह की कोई हरकत करता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इजराइल लगातार प्रेशर बना रहा है और इंतजार ये किया जा रहा है कि अक्टूबर में जो इजराइल में इलेक्शन होने हैं वो, और उसके साथ साथ उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नवंबर में मिड टर्म पोल्स होने हैं अमेरिका में, उसका इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि इजराइल में तो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि जंग जारी रहे, क्योंकि प्रॉमिस लैंड से लेकर तमाम तरह की बातें जो वहां की जनता कहती रही है, एक तरह का एक जेनोसाइडल माइंडसेट है वहां का। ये हमने देखा है लगातार जिस तरह से वो बात करते हैं, जब गाजा पे बॉम्बिंग हो रही थी या हो रही जब शुरू में हुई थी, तब कैसे वो बीच के साइड अपनी चेयर्स को लगाकर बियर हाथ में लेकर वो उस बॉम्बिंग का मजा ले रहे थे। वहीं इजराइल के जो लोग हैं, तो आप समझिए किस तरह का माइंडसेट है उनका और किस तरह का ये कंट्री जो है वो बनाया गया है। और लेबनान पे लगातार वो हमले कर ही रहे हैं। और ऐसे में ये है कि जब मिड टर्म पोल्स जो है नवंबर में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां की ज्यादातर जनता ये कह रही है कि अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इजराइल फर्स्ट की नीति पर ट्रम्प चल रहे हैं। इजराइल के कहने पर ये जंग छिड़ी गई, ये हमारी जंग नहीं थी। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तब दोबारा से जंग शुरू हो, लेकिन ईरान इसके लिए कंप्लीटली तैयार है और वो जानता है कि इजराइल और अमेरिका पर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि इस डील में दूध में मक्खी की तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है इजराइल को। सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी कंट्री की हुई है, किसी ने अपनी अपनी पूरी तरीके से इज्जत तो उनकी कोई कुछ थी ही नहीं, जो भी कुछ उनके पास था वो खोया है, तो वो इजराइल है। कोई दुनिया का कंट्री उनके साथ नहीं खड़ा है। अगर दो कंट्री कोई उनके साथ खड़े हैं तो एक तो भारत है, जो उसको लगता है कि वो आइडियोलॉजिकली अलाइंड है इजराइल के साथ। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, मुसलमानों के खिलाफ जो उनकी नफरत है, वो इजराइल के साथ अलाइंड वो फील करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की तारीफ करते नहीं थकते हैं। मदरलैंड और फादरलैंड तो आपने सुना ही था। और नेतन्याहू भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए वहां पर कितना प्यार है नेतन्याहू के लिए, पूरा भारत उनको प्यार करता है, वो ये कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो गलत है। भारत नहीं, सिर्फ जो हिंदुत्ववादी हैं वो और मौजूदा सरकार के कुछ नुमाइंदे हम कह सकते हैं कि वो इजराइल के साथ हैं। पूरा पूरा देश नहीं, पूरा देश जो हमारा है वो मानवता के साथ है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ अमेरिका, ये दो ही कंट्रीज उसके साथ खड़े हुए हैं। और ईरान के ऊपर ये इलीगल वॉर छेड़कर जो थोड़ा बहुत भी कुछ उसके साथ जो कंट्रीज खड़े होंगे, वो भी इन्होंने भी पूरी तरीके से पल्ला झाड़ दिया है। तो ये वर्ल्ड पावर जो है, जो उसका सेंटर है, वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। ये ग्लोबल साउथ की तरफ चला गया। चीन, रशिया, ईरान अब ये तय करते हुए नजर आ रहे हैं कि दुनिया में आगे क्या होगा, किस तरह से होगा। अमेरिका कंप्लीटली कोलैप्स कर रहा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसीलिए ये जंग पूरी तरीके से हारा, इतिहास की सबसे बड़ी उसकी हार हुई है और ये उसको पचा नहीं पा रहा है। अभी देखना होगा कि दोहा में जो बातचीत होती है उसका क्या नतीजा सामने निकल कर आता है, क्योंकि बातचीत लंबी चलनी है। 60 दिन ये तय जरूर हुए हैं, लेकिन ये 3 महीने 6 महीने भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो तय होनी है। और सबके बीच अगर कोई हमला हो जाता है तो ये बातचीत कभी भी खत्म हो सकती है। आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, मुझे जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।